राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा में एक विशेष विषय है। आपने सुना होगा सपिंड, शोधक, सगोत्र। मुख्य रूप से सपिंड तो सुना ही होगा, तो इसको समझना भी आवश्यक होता है। गणना करते हैं तो कहाँ पर कौन आता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सपिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। सपिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। सातवें पुरुष में सपिंडता की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात 7 पुरुष तक सपिंडता रहती है। समानोदक भावस्तु निवर्तेता चतुर्दशात्। 14वें पीढ़ी तक समानोदक, जिसको शोधक भी कहते हैं, शोधक या समानोदक, वहाँ पर जाकर समानोदक की निवृत्ति हो जाती है। देखिए, गणना कहाँ से करें, यह भी एक प्रश्न है। गणना करें तो कहाँ से करें? जो जीवित है उससे करें, जो मृत है उससे करें। किसका सपिंड, ये निर्धारण करना होगा। जिससे गणना होगा उसका सपिंड होगा। जिससे गणना की जाएगी उसका सपिंड कहा जाएगा। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा कि मान लिया जाए जीवित पुरुष से ही गणना करें, तो वहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे सपिंड हो जाएगा। या मनमाने तरीके से गणना कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और विचार करना होता है। जिससे गणना की जाती है, गणना का एक पक्ष जो है वो गणना वाला पक्ष है। जिससे गणना की जाती है, जहाँ से, उसको बीजी या मूल पुरुष कहते हैं। मूल पुरुष, बीजी। और मनमाने रूप से गणना का आरंभ नहीं किया जाता है। गणना का आरंभ जहाँ से किया जाता है वहीं से विचार करके पुनः जब पीढ़ी हटने वाली होती है तो पुनः वहाँ से गणना का आरंभ होगा। लेकिन एक और विषय जो है कि सपिंड का निर्धारण कहाँ से होगा, इसका निर्धारण होगा कहाँ से? तो इसमें है लेप भाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिंडभागिनः पिंडदः सप्तमस्तेषां सापिण्यम साप्त पौरुषम। अब इस प्रकार से साप्त पुरुष की जो व्याख्या होती है, चर्चा होती है, तो इसमें एक व्यक्ति जो होता है, जो जीवित होता है, उससे ऊपर की 3 पीढ़ी जो मृत होती है, उस 3 पीढ़ी को परस्पर जो है वो 3 पीढ़ी, वो उसको लेप भाजस चतुर्थाद्या, पिता से ऊपर का लेकर लिया जाए तो 4, पिता से ऊपर की 3 पीढ़ी को लिया जाए तो 4, इसको लेप भाग भुजस कहते हैं। ये पिंड भागी होते हैं। तो मूल पुरुष जो यहाँ पर कूटस्थ जो होता है जीवित, उससे ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3, उससे ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये परस्पर सपिंड होते हैं। यहाँ पर गणना इस प्रकार होगी। जो मरा है, जो मृतक है, अब मृतक से गणना करेंगे। दूसरा ये सब आ सकता है कि गणना कहाँ से करें, तो मृतक से करें। तो मृतक का सपिंड कौन होगा? अब गणना में आ जाइए, मृतक का सपिंड कौन होगा? वहाँ से 7 पीढ़ी नीचे जाएंगे
साप्त पौरुषम जो है, सापिण्यम साप्त पौरुषम, तो इसका क्या तात्पर्य होगा कि वहां से 7 पीढ़ी नीचे मृतक से, ये तो विचित्र स्थिति हो जाएगी। बीजी एक निर्धारित होता है, मृतक से गणना नहीं होती है। और यदि मृतक मात्र से गणना हो, मृतक मात्र से गणना हो, तो उस स्थिति में ऊपर भी जाना होगा और नीचे भी जाना होगा। मृतक से 7 पीढ़ी नीचे सपिंड नहीं होगा। मृतक से चौथी पीढ़ी पर जाकर ही, और मृतक को यहाँ पर अगर लिया जाए तो 3 पीढ़ी तक ही सपिंड रहेगा। मृतक से 3 पीढ़ी तक ही सपिंड रहेगा और 3 पीढ़ी ऊपर वाला भी रहेगा जिसके साथ उसका पिंड मिलन होगा। सपिंडीकरण जिसके साथ होगा मृतक का, 3 पीढ़ी ऊपर वाले और 3 पीढ़ी जीवित जो नीचे हो, इसको सपिंड कहेंगे। अब 7 की गणना यहाँ पर कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? ऊपर से करना होगा। 7 की गणना यहाँ पर ऊपर से करेंगे, तब जाकर इसकी निवृत्ति होगी। अर्थात यदि गणना इस प्रकार से करनी, इस प्रकार से जोड़ तोड़ के यदि पीढ़ी छेदन के लिए करनी हो, तब तो ऊपर की ओर गणना करना होगा। ऊपर से कहीं से गणना नहीं ले सकते हैं। ऊपर की ओर सपिंड 7 पीढ़ी वहां पर सीधा हटाना होगा, क्योंकि नीचे की 3 पीढ़ी सपिंड में आ जाएगी, तो ऊपर की 4 पीढ़ी सपिंड में रहेगी, तो 4 पीढ़ी ऊपर की गणना हम पहले लेंगे। फिर उससे ऊपर वाला, अब क्या कैसे, इसको भी समझना होगा। सगोत्र सकुली इत्यादि जो होता है, इसको समझना भी आवश्यक है। 7 पीढ़ी सपिंड कैसे, किस प्रकार से? अब यहाँ पर वास्तव में गणना किसी एक निश्चित स्थान से ही की जाती है, और जिससे गणना की जाती है उसको मूल पुरुष कहते हैं या बीजी पुरुष कहते हैं। अब ये गणना कहाँ से आरंभ करते हैं, ये सबके लिए जहाँ से विच्छेद हुआ है वहाँ से गणना आरंभ करते हैं। पहली पूर्व पीढ़ी भी कहीं ना कहीं से इधर उधर हुई है, कहीं ना कहीं पहले भी पीढ़ी छेदन, पीढ़ी कटना जिसको कहते हैं, वो हुआ है। तो पुनः जहाँ से छेदन हुआ है वहीं से गणना करेंगे। जहाँ से आगे जिसको हटाया गया वहाँ से गणना करेंगे, और इस समय ऊपर से गणना आरंभ होगी। इस समय पीढ़ी की गणना ऊपर से होगी, अर्थात जहाँ से गणना करेंगे वहाँ से 7 पीढ़ी नीचे सपिंड कहलाएगा। अब इसमें कितने हैं? पहले तो सपिंड, वहाँ से 7 पीढ़ी नीचे सपिंड। वैसे सपिंड का क्या है, ये उसको अलग से हमने पहले समझ लिया है। सपिंड का मुख्य तात्पर्य क्या है, ये हम पहले समझ चुके हैं। सपिंड का तात्पर्य है एक जीवित या जो मृत्यु हो गया है, जब नहीं मृत्यु हुआ हो, अशौचावस्था के अतिरिक्त ऊपर से गणना करेंगे। अशौचावस्था के समय एक जो जीवित था जिसकी गणना होनी थी वह तो मृत हो गया, तो उस समय वही कापुरुष रहेगा। उससे ऊपर की 3 पीढ़ी जिसके साथ उसका सपिंडीकरण होगा, और नीचे की 3 पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे, ये उसका किसका सपिंड होगा? उस मृतक का सपिंड होगा। ये किसका सपिंड होगा? उस मृतक का सपिंड होगा। और ये 7 पीढ़ियां परस्पर सापिण्य कहलाती हैं। अब ऊपर से भी इसको घुमा कर चले तो ऊपर से नीचे तक भी उतना ही सापिंड होता है, नीचे से ऊपर तक भी उतना ही सापिंड होता है। लेकिन इस प्रकार तो फिर अगर कहेंगे तो फिर जैसे ऊपर 7 पीढ़ी सापिंड हुआ तो नीचे भी 7 पीढ़ी सापिंड हो जाएगा। इसलिए मध्य में रहता है, गणना वाला पुरुष मध्य में रहता है। तो ये तो एक अलग है। और वो गणना वाला जो है तो कहीं न कहीं यहाँ से वहाँ प्रवास हुआ था, वहाँ से इस कुल का
छेदन हुआ, कुल टूट हुआ या जो भी हुआ, तो गणना फिर वहाँ से करेंगे जहाँ तक जोड़कर पहले गणना की गई थी। उसको बाद में समझेंगे कहाँ पर कुल छेदन या कुल टूट जिसको कहते हैं, इसका क्या विधान है इसको तो बाद में समझेंगे। पहले हमको यहाँ पर ये सगोत्र, शोधक इत्यादि जो है इसको समझना है। तो सात पीढ़ी सापिंड, इसकी चर्चा में इतना भी हमने इसलिए किया कि इसको समझना थोड़ा सरल हो। सापिंड कहने का मुख्य तात्पर्य क्या है, इसको समझने में समस्या ना हो, इसका अर्थ लगाने में समस्या ना हो, सापिंड का तात्पर्य समझने में। तो सापिंड 7 पीढ़ी और इससे ऊपर 14 पीढ़ी तक शोधक। 7 पीढ़ी तक सापिंड, सपिंड या सापिंड। 7वीं पीढ़ी से फिर अगली 7 पीढ़ी पर जाएंगे तो शोधक, और वहाँ से फिर 7 पीढ़ी आगे बढ़ जाएंगे 21 पीढ़ी तक, तो उसको कहते हैं सगोत्र। शोधक से पूर्व, शोधक अर्थात जल संपर्क जहाँ पर है, जिसको जल देने का अधिकार है या कर्तव्य भी है, जल देना जिसका अधिकार कर्तव्य होता है उसको शोधक कहा जाता है। जलदान में जिसका अधिकार हो, जलदान में, वो शोधक हो जाता है वहाँ तक। तो शोधक तक का अर्थात 14 पीढ़ी तक का, अब वो अशौच विधान से जो जैसा आए, लेकिन कुल टूट वाली व्यवस्था का निषेध किया गया है। शोधक के पश्चात ही कुल टूट वाली जो व्यवस्था होती है इसकी आवश्यकता होने पर है, किंतु समय के अनुसार तो विचित्र स्थिति है, जो करना चाहिए वह करेंगे नहीं, करते नहीं हैं। विवाह आदि में जब अशौच से समस्या होती है तो इसमें तो सारा बिल्कुल स्पष्ट अशौच है ही नहीं, अशौच से उसमें कोई दोष है ही नहीं, अशौच से विवाह में बाध है ही नहीं, उपनयन में बाध है ही नहीं। नांदी मुख श्राद्ध बस करे, नांदी मुख श्राद्ध कर ले, फिर उसमें अशौच का अभाव हो जाता है, सद्य अशौच हो जाता है, उसमें विधान है, शास्त्र से ही विधान है। फिर अशौच का बाध वहाँ पर है क्या कि कुल टूट करने की आवश्यकता पड़ जाए, ये इस प्रकार से उल्टा पुल्टा जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन चलिए इसको और थोड़ा गंभीरता से समझते हैं। अभी जो चर्चा कर रहे हैं सापिंड, शोधक, सगोत्र, इसको और थोड़ा अधिक जानेंगे, और इसको यदि लिखना हो तो लिख भी ले, क्योंकि ये लिखने वाला विषय भी है। 3 पीढ़ी परस्पर जिसका सम्मेलन होता है, सपिंडी होता है, वो अत्यंत सन्निहित होता है, वो अत्यंत निकट होता है। इसको सन्निकृष्टतम भी कहते हैं, और ये होता है सन्निहित सपिंड, सन्निहित सपिंड। इनका परस्पर पिंड भी मिलन होता है। जिनका जिस 3 पीढ़ी का पिंड मिलन सपिंडी में हो रहा है वो सन्निहित सपिंड होता है। अब मतलब त्रिक जिसको कहते हैं, त्रिक को समझ लीजिए। जिस त्रिक के लिए त्रिक पिंड जहाँ पर देने की व्यवस्था होती है, तो त्रिक में किसको देते हैं, वो त्रिक सन्निहित सपिंड होते हैं। और सपिंड की तो चर्चा हो चुकी है। इसके नीचे 7 पीढ़ी सपिंड, 7 पीढ़ी तक जाएंगे तो सपिंड। अब 10 पीढ़ी तक गए तब कुल जो कहते हैं, सकुल्य, कुल टूट जो कहते हैं, तो कुल टूट में भी न्यूनतम 10 पीढ़ी की गणना होगी, क्योंकि सकुल्य कहाँ पर आता है, सकुल्य आता है 10 पीढ़ी तक, और जहाँ पर टूटने वाली व्यवस्था है उससे ऊपर 10 होनी चाहिए, तब सकुल्य कहलाएगा। कुल टूट कहते हैं तो कुल टूट का क्या तात्पर्य होगा, सकुल्य नहीं रहा, कुल टूट हो गया। तो यहाँ पर इससे तो सिद्ध हो जाता है कि 10 पीढ़ी के पश्चात ही
10 पीढ़ी तक सकुल्य। नोट करते जाइए क्या क्या। 3 पीढ़ी सन्निहित सपिंड, 7 पीढ़ी सपिंड या सापिंड, 7 पीढ़ी सपिंड। फिर 3 पीढ़ी बढ़ जाएंगे, 10 पीढ़ी तक सकुल्य, सकुल्य ये सन्निकृष्ट भी होता है। और 14 पीढ़ी तक शोधक। फिर 3 पीढ़ी बढ़ेंगे, 17 पीढ़ी पर जाएंगे तब सन्निहित सगोत्र, सन्निहित सगोत्र। और इससे 3 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे तब उसका नाम ज्ञाति मात्र होता है, जिसको जाति भी कहते हैं, ज्ञाति, ज्ञाति। तो 24 पीढ़ी यहाँ पर पड़ जाती है। 24 पीढ़ी के बाद तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन 21 पीढ़ी तक जो है इसमें सगोत्र, 21वीं पीढ़ी तक सगोत्र की गणना होती है, सगोत्र कही जाती है। ये लिखने का विषय है, ध्यान रखने का विषय है। तो इस प्रकार से आज की यही चर्चा थी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। पूर्व की चर्चाएं अनेकों चर्चा है आपको अशौच प्रकरण से संबंधित, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस सभी का लिंक देने का प्रयास करेंगे। जितने भी अशौच से संबंधित आलेख वीडियो हैं, आलेख भी हैं, आलेख का भी लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर जो कर्मकांड विधि है। और वीडियो जो अशौच से संबंधित है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अशौच से संबंधित अनेकों चर्चा अभी और भी शेष है, और भी करेंगे। ये अभी अशौच प्रकरण में ही उसको समझने के लिए, क्योंकि आगे जब सपिंड कहेंगे, सगोत्र कहेंगे, शोधक कहेंगे, तो उस समय इसको समझना कि सपिंड का क्या तात्पर्य है, शोधक का क्या तात्पर्य। और वैसे भी ये ज्ञान तो होना है चाहिए, शोधक कौन कहलाता है, सगोत्र कौन कहलाता है, सकुल्य कौन कहलाता है, सापिंड कौन कहलाता है, यह ज्ञान तो होना ही चाहिए। यदि आपने लिखा नहीं है, लिखना आवश्यक है। यदि नहीं लिखेंगे तो बात आई गई हो गई, दिमाग में नहीं रहेगा। इसको लिखना होगा, लिख कर रखना होगा। और जो आगे बढ़ाने वाली बात है, ज्ञान विषयक चर्चा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस आधार से आपको ये चर्चा भी जहाँ तक संभव हो साझा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।